स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 6 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को महागठबंधन पूरे बिहार में चक्का जाम करेगी, पूरे बिहार में। जब बिहार की राजनीति में आगामी चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के विरोध में महागठबंधन 9 जुलाई को चक्का जाम करेगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए वोटरों के अधिकारों का हनन हो रहा है और ये पूरी कवायद जनता के बीच भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की एक कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहुत से पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर के सूची से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए जिन दस्तावेजों को जरूरी बताया जा रहा है, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड आदि, उन्हें कई जगहों पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे बड़ी साजिश बताया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि आयोग ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिर समानता नहीं बरती तो महागठबंधन पूरे बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम करेगा। इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों बिहार के सभी जिलों में इस महीने से पिंक बस चलेगी। जी हाँ, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्तमान में चल रही 20 CNG पिंक बस की सफलता के बाद अन्य प्रमुख जिलों में भी इसका परिचालन शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से 80 पिंक बसों की खरीदारी की जाएगी। इन बसों के अगस्त महीने के अंत तक बिहार पहुंच जाने की संभावना है। इनमें 35 बसों का परिचालन राजधानी पटना में होगा, जबकि बचे हुए बसें अन्य प्रमुख जिलों में चलाई जाएगी। आपको बता दें कि महिलाओं की जरूरतों का ध्यान में रखते हुए इन बसों में सैनिटरी पैड और फिर मेडिकल किट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए GPS ट्रैकर, पैनिक बटन, CCTV कैमरा और फिर मोबाइल चार्जर की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। पिंक बस परियोजना को पूरी तरह से महिलाओं के माध्यम से ही संचालित करने की योजना है। इसके लिए BSRTC 2 चरणों में महिला चालकों को प्रशिक्षण करेगी। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को कोई भाव नहीं दिया है। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को राजद के द्वारा ठुकरा दिए जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने भी पलटवार में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी उदारता को हमारी कमजोरी मत समझिए। अगर हमारा प्रस्ताव खारिज किया गया तो फिर थर्ड फ्रंट जिंदाबाद। हम अन्य दलों से बातचीत कर रहे हैं और विकल्प खुले हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक राजनीतिक चिट्ठी लिखकर के सेक्युलर वोटों एकता की दुहाई देते हुए एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की अपील की थी, लेकिन राजद सांसद और फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने प्रस्ताव को यह कहकर के खारिज कर दिया कि ओवैसी साहब का जनाधार हैदराबाद में है। कभी कभी चुनाव न लड़ना भी सबसे बड़ी मदद होती है। अगर वाकई भाजपा को हराना है तो बिहार की सियासत में दखल ना दें। मनोज झा ने यह भी कहा कि अगर सच में नफरत और फिर अधिनायकवाद से लड़ना है तो जरूरी नहीं कि मैदान में उतरना ही एकमात्र रास्ता हो। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधते हुए कहा कि जिसने प्रस्ताव भेजा और जिसे भेजा वही जवाब दें। दोस्तों पटना में गोपाल खेमका केस को लेकर के बिहार सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर के बैठक की। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस और फिर प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर के JDU और फिर BJP सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि BJP की सरकार में न कोई कानून व्यवस्था है और न ही कोई सुरक्षा है। जी हाँ, इसके शासन में सिर्फ गुंडाराज है। CM नीतीश कुमार ने DGP और फिर अन्य वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने अपराधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके आगे उन्होंने पुलिस और फिर प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस को इस मामले में पूरी मुस्तैदी और फिर कड़ाई के साथ जाँच करने के निर्देश दिए हैं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले पर जमकर की राजनीति हो रही है। दरअसल आयोग ने मतदाताओं के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस प्रक्रिया और फिर टाइमिंग को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी का उदाहरण देते हुए अपनी बात मीडिया के सामने में रखी है। राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आयोग के सामने उन बातों को उठाया है जिन पर हमें आपत्ति थी। जब बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, इस समय 8 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट दोबारा बनाना संभव नहीं है। यह 4-5 करोड़ बिहार के लोग प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, उनका क्या होगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वे प्रदेश वापस आते हैं तो वे खुद का पैसा लगा करके यहाँ आएंगे। अगर इतने लोग प्रदेश लौटने लगे तो क्या रेलवे की क्षमता है कि वे व्यवस्था कर सके। या हमने आयोग से मांग की है कि जो भी दस्तावेज की प्रक्रिया है उसे और सरल बनाया जाए, जो उसमें आप आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड भी स्वीकार कीजिए। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और फिर नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। जी हां, आपको बता दूं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 20 महीने मांगे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इस सवाल के जवाब में कहा कि जब उन्हें 20 महीने मिले तो उन्होंने क्या किया। उन्हें 2 बार मौका मिला। तेजस्वी यादव सालों तक मंत्री रहे और फिर 4 विभाग संभाले। क्या उन्होंने कभी एक भी विभाग की सुध ली? क्या उन्होंने एक भी विभाग की योजनाओं की समीक्षा की? नितिन नवीन ने कहा है कि जब आरजेडी को सरकार चलाने का मौका मिला तो फिर वे वन विभाग की जमीन से मिट्टी निकाल करके मॉल बनवा रहे थे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने नौकरी के लिए जमीन घोटाला किया। जब युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री की तो उन्हें चिंता नहीं हुई। या अब ये लोग क्या रोजगार देंगे? ये लोग गरीबों के लिए घर बनाने का क्या वादा करेंगे? ये लोग गरीबों की संपत्ति छीन करके इन्हें इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, बिहार में एशिया के सबसे चौड़े पुल बने हैं। अब इस पुल का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि बिहार में गंगा नदी पर मोकामा के ओंटो और फिर बेगूसराय के सिमरिया के बीच बना 6 लेन का 6 लेन केबल स्टे ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है। करीब 1200 करोड़ की लागत से बना ये पुल एशिया का सबसे चौड़ा पुल बताया जा रहा है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पुल का उद्घाटन करेंगे। वहीं पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि ये बदलते बिहार की तस्वीर है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि लालटेन युग वाले लोगों को ये पुल नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहार की जनता को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि ये पुल गंगा नदी पर 1.865 किलोमीटर लंबा है, जबकि बचे हुए 6.285 किलोमीटर अप्रोच रोड है। वहाँ पर एतिदा स्टेशन के पास रेलवे लाइन के ऊपर भी स्टील का ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। जब ये पुल का सारा काम पूर्ण हो गया है और फिर पिछले 1 माह से अधिक से पुल पर वाहनों का आवाजाही भी शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार के एक ऐसा गांव है जहां पर एक भी मुसलमान नहीं रहते हैं, लेकिन वहां से हर साल ताजिया निकलते हैं। गया जिला के फतेहपुर प्रखंड की सामाजिक और फिर धार्मिक एकता की एक मिसाल देखने को मिली है, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग पीढ़ियों से मुहर्रम का त्यौहार मनाते आए हैं। यहाँ कई गाँव में एक मुस्लिम परिवार तक नहीं है, फिर भी त्यौहार के रिवाज के अनुसार ताजिया निकाली जाती है और इमाम बाड़े में दुआ की जाती है। पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही है। यह गाँव के लोगों का कहना है कि ये परंपरा उनके पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। कभी एक संकट के समय उनके पूर्वजों ने इमाम बाड़े में मन्नत मांगी थी और संकट टल गया था। यह तभी से गांव में ये आस्था जारी है। जब फतेहपुर प्रखंड के पतैया गांव के निवासी नरेश पंडित बताते हैं कि उनके गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन हर साल वे लोग मुहर्रम का ताजिया निकालने के लिए आते हैं। इस साल मुहर्रम के लिए 106 ताजिया कमेटियों ने आवेदन दिया है, जिसमें से 60 से अधिक लाइसेंस हिंदू परिवारों के नाम पर जारी किया जा सकता है। इस गाँव में रोहन राजवंशी, रामचरण चौधरी, योगेंद्र पासवान, दशरथ यादव, हरि चौधरी, लखन चौधरी और फिर नरेश पंडित जैसे लोग हर साल पूरी निष्ठा से इस त्यौहार की तैयारी करते हैं। ताजिया बनाने से लेकर के जुलूस निकालने तक की हर प्रक्रिया को विधि के अनुसार यहाँ के हिंदू भाई निभाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्यौहार किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि ये एक भाईचारे और एकता का प्रतीक है। जी हाँ, इस त्यौहार को देख करके उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ रहा है जो अक्सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और अक्सर हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, बिहार के नामी बिजनेसमैन गोपाल खेमका की जान ले ली गई है गोली मार करके। अब इसके बाद सियासी दलों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहाँ तेजस्वी यादव ने तो एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मार करके उनकी जान ले ली गई। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की जान ली जा रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे एक ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और फिर छवि प्रबंधन कहते हैं। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गोपाल खेमका मर्डर के बाद देर रात वहां पहुंच करके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि इस बच्चे को क्या दिलासा दूं। 7 साल पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र गुंजन खेमका जी की जान चली गई थी, उनकी भी ऐसी हत्या हुई थी। उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने गया था। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदारी ना बन करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो फिर आज गोपाल खेमका जी की हत्या ना होती। जैसे ही सूचना मिली मैं वहां पहुंचा। इस पर क्रूर महागुंडाराज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार। नीतीश जी बख्श दीजिए बिहार को, ये कहना है पप्पू यादव का। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पार्टी राज्य भर की 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करेगी। ये योजना माई बहन मान योजना के तहत चलाई जाएगी, जिसमें सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर और महिला कांग्रेस का लोगो भी रहेगा। वहीं पर राजेश कुमार ने कहा कि ये पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिर सम्मान को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं लंबे समय से उपेक्षित है। यह कांग्रेस अब उन्हें न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित मदद कर देगी, बल्कि उन्हें सम्मान राशि देने की भी योजना बना रही है। हम महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दिलाने की मांग को लेकर के आगे आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने इसे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में सड़क, पुल, पुलियों के अलावा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है। इस बीच एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल यानी कि साल 2026 में लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। दरअसल भारतमाला परियोजना आमद से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गयाजी में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 55 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे आमद से शुरू होकर के गयाजी के मखदूमपुर के पास शिवरामपुर गाँव के पास जहानाबाद जिले में प्रवेश करेगा। जब वहीं पर गयाजी में एक्सप्रेसवे को लेकर के बताया जा रहा है कि इसके निर्माण के लिए 60 मीटर चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 27 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। तो वहीं पर इस एक्सप्रेसवे में वाहन परिचालन के लिए 10-10 मीटर चौड़ाई में 2-2 लेन का निर्माण किया जाएगा। खबर के माने तो जमीन से ये एक्सप्रेसवे 2 मीटर से 7 मीटर के करीब ऊंचा हो रहेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियां ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही है, बिहार का राजनीतिकरण तापमान गर्म होने लगा है। जब पार्टियों की गोलबंदी और फिर वोटरों को लुभाने की कोई कोशिश राजनीतिक दल नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए से अलग थलग हुए पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन की ओर आने का संकेत दिया है। इसी कड़ी में बिहार की राजनीति में दस्तक दे चुकी एक और दल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यानी कि AIMIM ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर के अपनी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाने की इच्छा जताई। वहीं पर AIMIM के एकमात्र विधायक अख्तर ईमान है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किया था। इनमें से उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ये वही सीटें थी जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है। आपको बता दें कि लोकसभा महागठबंधन में शामिल होने को लेकर के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान कहते हैं कि हमने 2024 के लोकसभा और फिर इसके पहले हुई विधानसभा में भी साथ लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जब पार्टी का मानना है कि सेकुलर मतों के बिखराव को रोकने के लिए मिलकर के चुनावी मैदान में उतरना जरूरी है। वहीं पर AIMIM के ऊपर अब तक विपक्षी पार्टियां भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। जब पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव भाजपा विरोधी उम्मीदवारों की ओर था। ओवैसी अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वे पूरी तरीके से इनके साथ हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं में कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं पर यदि आरजेडी ने साथ आने की सहमति नहीं दी तो फिर AIMIM के सामने दूसरे विकल्प खुले होंगे। जब पार्टी सेकुलर मतों के बिखराव का
ठिकरा आरजेडी पर फोड़ करके अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करेगी। अब तक एआईएमआईएम बिहार में मुसलमानों के हित में काम नहीं करने का आरोप दोनों गठबंधनों पर लगाता रहा है। जब राजद ने तालमेल की सहमति दी तो फिर निश्चित रूप से एआईएमआईएम अपनी उन सभी सीटों को हासिल करने की कोशिश करेगा जिन पर 2020 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में क्रांति की जरूरत है, नारों से काम नहीं चलेगा। बिहार में क्रांति की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें क्रांति की जरूरत है। जहां तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोगों के समर्थन और फिर अपने सदस्यों की कड़ी मेहनत से 28 साल पूरे कर लिए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सभी लोगों की ओर से मैं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देता हूं। पार्टी ने 28 साल पूरे कर लिए हैं और अब अपने 29वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से अब एनडीए के दलों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची को लेकर के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR अभियान पर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, आरजेडी और फिर लेफ्ट पार्टियों ने आपत्ति जताई है और फिर चुनाव आयोग पर जम करके हमला बोला है। लेकिन अब विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर के एनडीए के सहयोगी दलों में भी असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। बीजेपी समेत एनडीए नेताओं को प्रवासी बिहारी मतदाताओं के नाम सूची से कटने का डर भी सता रहा है। वहीं पर एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष जाहिर करते हुए चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के लिए दिए गए समय को कम बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टी के लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो चुनाव आयोग को उन सभी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। वहीं पर इससे पहले भी कुशवाहा ने यह मांग की थी कि चुनाव आयोग को बिहार के प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखने का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल बीजेपी और फिर एनडीए के नेताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी वोटरों के नाम सूची से गायब न हो, इसकी चिंता सता रही है। वहीं पर प्रवासी बिहारी मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी भी लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम चला करके बीजेपी पिछले 4 महीने से देश भर में बिहार के प्रवासी मतदाताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित और फिर सम्मानित करने का काम कर रही है। वहीं पर आंकड़े के अनुसार करीब 3 करोड़ बिहारी वोटर बिहार से बाहर रहते हैं। 3 करोड़, इनमें से अधिकतर प्रवासी बिहारी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता में रहते हैं। बिहार के करीब 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में इन प्रवासी बिहारी मतदाताओं का निर्णायक असर रहता है। दोस्तों, बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ पर बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई 2 बच्चे की मां को पति ने उनके बॉयफ्रेंड से शादी करा दी। बिहार के सहरसा से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ पर 2 बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ी गई। इस बात से नाराज पति ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला की शादी उसके प्रेमी के साथ ही करा दी। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सहरसा के बैजनाथपुर से बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने सामाजिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी, तोड़ दी। महिला को अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय लोगों और फिर पड़ोसियों ने दोनों की जमकर की पिटाई कर दी। जब मामला बढ़ा तो फिर महिला के पति ने सामाजिक शर्मिंदगी और फिर मान सम्मान को देखते हुए खुद ही पत्नी का सिंदूर पानी से धो दिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी के साथ उसकी शादी करवा दी। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीण समाज में इस प्रकार की घटनाएं रिश्तों और फिर मूल्यों को लेकर के कई सवाल खड़े कर रही है। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जल शक्ति विभाग के जेई विशाल गुप्ता का इस बारे में कहना है कि प्रति घंटे जलस्तर में 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ अगर हम वर्तमान की बात करें तो फिर अभी वहाँ का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 7 मीटर नीचे है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को जल संसाधन विभाग से समन्वय करके विशेषज्ञों से निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही कटाव निराकरण कार्य भी जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया है। वहीं पर इसके अलावा सिंचाई विभाग को संभावित खतरे वाले स्थानों पर कटाव विरोधी कार्य करने का निर्देश जारी हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में बाढ़ चौकियां बनाने को कहा है। राहत और फिर बचाव सामग्री को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का कार्य जारी है। एनडीआरएफ और फिर एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। तमाम संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है।
प्रशांत किशोर ने पटना के व्यापारी गोपाल खेमका की जान लेने पर हत्या पर नीतीश सरकार को जम करके घेरा है। कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। लालू के राज में अपराधियों का तांडव होता था, नीतीश के राज में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। आपको बता दें कि पटना के गोपाल खेमका के परिजनों से जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जताई है। दरअसल बात है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रोहतास के नौखा में जनसभा के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए पटना में व्यवसायिक गोपाल खेमका की शरेआम जान लेने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, उसी तरह से नीतीश कुमार के राज में अफसरों का जंगल राज है। दोनों के राज में अपराध और फिर भ्रष्टाचार के पैमाने में कोई भी अंतर नहीं है। पहले जनता लालू जी के अपराधियों के जंगल राज से परेशान थी, आज नीतीश कुमार जी के अफसर राज से परेशान है। सरकार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। उधर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता किशोर मुन्ना और फिर आर.के. मिश्रा ने पटना में व्यवसायी गोपाल यादव के परिजनों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उदय सिंह ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आए दिन हत्या और फिर लोगों के साथ, लड़कियों के साथ गलत काम जैसी घटनाएं हो रही है और फिर पुलिस इसे रोकने में पूरी तरीके से असफल है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। 2 लाख पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। जी, आपको बता दूं कि बिहार की धरती एक बार फिर से युवाओं के लिए उम्मीदों की फसल लेकर के आई है। राज्य सरकार द्वारा की गई उच्च स्तरीय समीक्षा में ये सामने आया है कि करीब 2 लाख पद विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं। सरकार ने अब इन पदों को भरने के लिए तेजी से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में बेरोजगारी को नए अवसर मिल सके। इन खाली पड़े पदों में सबसे अधिक पद शिक्षा और फिर पुलिस विभाग से संबंधित है। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक पद शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में भरे जाएंगे। साथ ही साथ 19,838 सिपाहियों सहित लगभग 36,000 पुलिसकर्मियों की बहाली भी प्रस्तावित है, जो राज्य में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कई तकनीकी और फिर प्रशासनिक पदों की भी बहाली की योजना है। वहीं पर राज्य सरकार की इस मुहिम को गति देने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर हर सोमवार को विभागवार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा की अध्यक्षता सचिव अमृतलाल मीना कर रहे हैं, जिन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रस्ताव तैयार करके बहाली प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ करें। वहीं पर बिहार सरकार इस दिशा में पहले भी सक्रिय रही है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक लगभग 9,73,000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है, जो रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रयास है। लेकिन अब जब फिर से 2 लाख पदों पर बहाली की बयार बह रही है, तो फिर ये युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित हो सकता है। बिहार की ये नई बहाली योजना न केवल आर्थिक सुधारों को बल देगी, बल्कि प्रशासनिक और फिर सामाजिक ढांचे को भी सशक्त बनाएगी। ये कदम बिहार के विकास की नई गाथा लिखने की दिशा में एक और अहम पड़ाव है, जिसमें राज्य की ऊर्जा, युवा शक्ति और फिर भविष्य की आकांक्षाएं एक साथ समाहित है। दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट किया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और फिर उनके विवरणों की गहन जांच नहीं की गई है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर के शिकायतें की है और अद्यतन की मांग की है। इस कार्य में 1 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी सभी दलों के सहयोग से लगे हुए हैं। वहीं पर कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग चुनाव आयोग पर बिहार की मतदाता सूची में 1 महीने के भीतर विशेष गहन संशोधन करने के निर्देश को लेकर कड़ी आलोचना की है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये कदम जानबूझकर के गरीबों, दलितों, पिछड़ों समुदायों और फिर प्रवासी श्रमिकों के नाम हटाने का प्रयास है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक ही गांव से 3 नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने से हरकंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तीनों किशोरियां गुरुवार को मोतीपुर चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में KYC कराने गई थी, लेकिन इसके बाद से उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि एक लड़की के पिता ने बताया है कि शाम तक जब तीनों घर नहीं लौटी तो पहले रिश्तेदारों और फिर जान पहचान वालों से संपर्क किया गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो फिर वे थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब किसान हैं, हमें डर है कि किसी ने बहला फुसला करके या फिर जबरन लड़कियों को उठा लिया। किसी अनहोनी की
आशंका से परिवार का बुरा हाल है। वहीं पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया है कि तीनों लड़कियों के लापता होने की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जहां घटनास्थल और फिर बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही साथ संभावित के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वहीं पर गाँव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। परिजन और फिर ग्रामीण प्रशासन से लड़कियों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने जल्द सुराग मिलने का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले को लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ये मामला पूरी पारदर्शी है। चुनाव आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहाँ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यानी कि एडीआर ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कराने के फैसले को चुनौती दी है। जहां संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग के SIR के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग की है जिसके कारण कई लोग मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही साथ आयोग के फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और फिर 326 को उल्लंघन करता है। यही नहीं, आयोग के फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 और मतदाता पंजीकरण कानून 1960 के खिलाफ है। पहले से मौजूद मतदाताओं को अब नागरिकता का सबूत देना होगा। सबसे अधिक चिंता है इस बात की है कि आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और फिर अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के कारण बिहार के करोड़ों गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार के सीमांचल क्षेत्र को जल्द ही हवाई संपर्क की सौगात मिलने जा रही है। जब पूर्णिया शहर से सटे चुनापुर स्थित पूर्णिया एयरपोर्ट से अगस्त 2025 में हवाई सेवा की शुरुआत की योजना है। एयरपोर्ट के निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का कार्य तेजी से अंतिम चरण में है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में एयरपोर्ट परिसर में हुई हाई लेवल बैठक में एयरपोर्ट के काम की समीक्षा की गई है। इस बेहद अहम बैठक में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर 9000 मीटर लंबा रनवे बनाया जा रहा है, जो बिहार का सबसे बड़ा रनवे होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CPMS विभाग ने अगले 30 से 40 वर्षों के अनुमानित यात्री भार को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिक डिजाइन तैयार किया है। इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट में एप्रोन टर्मिनल, बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, AC चिलर प्लांट, STPC और बाकी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जब पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होने से सीमांचल, कोसी और फिर आसपास के कुल 13 जिलों को कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये क्षेत्र जो अब तक बुनियादी सुविधाओं की कमी से पिछड़ा माना जाता था, अब आर्थिक और फिर औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। आपको बता दें कि पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां से यात्री विमानों का नियमित संचालन किया जाएगा। अगस्त तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है और फिर सरकार की कोशिश है कि अगले महीने से उड़ान सेवा प्रारंभ हो जाए। पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत न केवल सीमांचल की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व बिहार को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, बिहार में आरजेडी की एक नेत्री फिर से सुर्खियों में छा गई है, जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती है, जिसके कारण इसके मिलियन में फॉलोअर्स है। तो वहीं पर राजनीति को लेकर के अच्छी खासी पकड़ भी है, जहाँ कई बार वो जनता के बीच दिख जाती है खूबसूरती में, तो वो बॉलीवुड और फिर भोजपुरी अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती है, जिसके कारण वे जहाँ भी जाते हैं तो फिर सेल्फी लेने वालों की भीड़ जुड़ जाती है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से ताल्लुक़ रखने वाली सीमा कुशवाहा की। सीमा कुशवाहा रोहतास जिले की रहने वाली है और कई बार वह अपने जिले में प्रचार प्रसार करते हुए दिख जाती है। जहाँ विस्तार रूप से सीमा कुशवाहा की बात करें तो फिर वह अपने बोल्ड स्टाइल के लिए भी जानी जाती है। आरजेडी की ये ऐसी नेत्री है, महिला नेत्री है, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलियन में फॉलोअर्स हैं और इन्हीं फॉलोअर्स के जरिए उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है। सीमा कुशवाहा जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। जब वे युवाओं के बीच पसंदीदा नेताओं की लिस्ट में शुमार है। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। जब किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधियाँ हो या फिर वह कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर अपडेट करना भी नहीं भूलती है। तो कहा जाता है कि खूबसूरती में वे अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती है।
सीमा कुशवाहा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो कुशवाहा रोहतास में जिला परिषद सदस्य रहने के दौरान कई पार्टियों से जुड़ी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से भी सीमा कुशवाहा का जुड़ाव था। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान सीमा कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वर्तमान की बात करें तो सीमा कुशवाहा आरजेडी में है। वह आरजेडी की धाकर महिला नेत्री कही जाती है। आरजेडी को लेकर के कई बार प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखी जाती है। जहाँ इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज है। ऐसे में सीमा कुशवाहा पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। चर्चा तेज हो गई है कि इस बार वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे जोर शोर से जोड़ तोड़ का काम चल रहा है। इसमें नेताओं की गतिविधियां तड़का लगा रही है। इस वक्त इंडिया गठबंधन के घटक वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी अपने बयान और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान अपनी चिट्ठी को लेकर के चर्चा में है। यह इन दोनों मुद्दों पर पटना से लेकर के दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। तो मुकेश सहनी ने बीते दिनों कहा था कि यदि विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषादों को आरक्षण दे देते हैं तो फिर वे उनके लिए जान दे देंगे। जय सहनी की दोनों बातों पर सियासी रणनीतिकारों की नजर है। सवाल यह है कि सहनी यदि उप मुख्यमंत्री बनने का पहले ही दावा करने लगे तो फिर अन्य घटक दलों का क्या होगा। वहीं पर मुकेश सहनी की बातों पर गठबंधन के अन्य साझेदार कानाफूसी कर रहे हैं। जब पूछा जा रहा है कि क्या घटक दलों में मतभेद पैदा करने के लिए तो इस तरह का बयान तो नहीं दिलाए गए, आखिरकार किसके इशारे पर मुकेश सहनी ने ऐसी बात कही है। वहीं पर उनके दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए जान देने वाली बात है। इसे लेकर भी कई तरीके की चर्चा है। इस संदर्भ में कांग्रेस के बिहार प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुकेश सहनी समेत सभी घटक दलों को सलाह दी है कि मीडिया में अनावश्यक बातें करने से बचा जाए। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को खत लिखकर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। अख्तर उल इमान के खत के मामला गरमाया हुआ है। दरअसल एआईएमआईएम पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वे भाजपा को जिताने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करता है। स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते हैं। इस संदर्भ में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर ने कहा कि एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और पूरी शिद्दत से चुनाव की तैयारी चल रही है। सीट बंटवारे विवाद पर नवल किशोर ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई भी उलझन नहीं है, सबको उचित हक मिलेगा। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार के रूप में जाने वाले सिंगर और एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती है। जहां जानकारी के अनुसार ज्योति सिंह महागठबंधन में शामिल हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ज्योति सिंह बहुत जल्द महागठबंधन की अहम घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी में शामिल हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के माने तो ज्योति सिंह आगामी चंद दिनों में ही वीआईपी में शामिल हो सकती है। आपको बता दूं कि सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी को पेश कर सकती है। हालांकि काराकाट के अलावा 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी उनकी नजर है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ज्योति सिंह के बारे में ये भी खबर सामने आ रही थी कि वे बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक दावेदारी को पेश कर सकती है। कई बार ज्योति सिंह ने भी चुनावी मैदान में उतरने की अपनी इस भावना को उजागर भी किया था। मिल रही जानकारी के अनुसार ज्योति सिंह निजी कार्य से फिलहाल बिहार के बाहर हैं। जब बिहार आने के बाद वे कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। दोस्तों, बिहार की व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती है। भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को अपने आगोश में ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की हालात तो और भी ख़राब है। स्वास्थ्य विभाग को मरीजों के इलाज की नहीं बल्कि अस्पताल भवन बनाने की चिंता होती है। भवन बनाने पर ही तो कमाई होगी, भवन बनेगा ही नहीं तो फिर कमाई कैसे। तभी तो जिस अस्पताल भवन का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरे तामझाम के साथ उद्घाटन करते हैं, वहाँ जाने से अस्पताल कर्मी कन्नी काटते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जिस भवन का निर्माण कराया उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। जांच रिपोर्ट में अस्पताल भवन निर्माण की पोल खुल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भवन में दरारें आ गई है। इसके बाद ठेकेदार दरार में पैचिंग करके हैंड ओवर कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं पर शर्मनाक हालात है कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपने ही तामझाम के साथ उद्घाटन किया था, जहाँ हेल्थ सेंटर शुरू होने से पहले ही भवन में आ गई, भवन में बड़ी बड़ी दीवारें आ गई। ये मामला बिहार के पूर्वी चंपारण का है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 19 मई 2025 को मोतिहारी के अरेराज रहिया में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फीता काट करके बड़े ही तामझाम के साथ उद्घाटन किया था। साथ ही साथ नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया था। इस भवन के उद्घाटन के बाद रिमोट से 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनी जिले के अन्य 14 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसमें दरारें आ गई है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर सत्यापन कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस कदम पर जम करके सियासत हो रही है। आरजेडी समेत पूरा विपक्ष इसे गरीबों से वोटिंग का अधिकार छीनने की साजिश बता रही है। वहीं पर 9 जुलाई को पप्पू यादव ने बंदी की बात कही है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर नागरिकों को अपना वोट को बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित करके उनका मानसिक, आर्थिक और फिर सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रहे हैं, जब भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहा है। इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। वहीं पर चुनाव आयोग ने के मतदाता सत्यापन के अभियान के खिलाफ तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है, जहां महागठबंधन के नेताओं के साथ उन्होंने बिहार के चीफ इलेक्शन अफसर विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात की और इस पर रोक लगाने की मांग की। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। जनवरी से जून 2025 तक निगरानी की टीम ने राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी करके 43 घूसखोर अधिकारियों के रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आए हैं, जहां पर 8 भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए हैं। इन 6 महीने में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें सबसे ज्यादा 10 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 9 राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी या फिर अधिकारी शामिल है। इसके अलावा 6 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई की गई है, जबकि जो 2 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लिए पद का दुरुपयोग करने का केस किया गया है। जहां आपको बता दें कि निगरानी टीम की ओर से इन अधिकारियों के पास से कुल 15 लाख रुपए की अवैध राशि जब्त की गई है। सबसे बड़ा घूस का मामला मधुबनी जिले के जयनगर से सामने आया है, जहां पर राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक अजय कुमार मंडल को 3 लाख रुपए घूस लेते हुए 24 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए लेते हुए 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के DGGS गंगवार के मुताबिक हमारा फोकस आम जनता की शिकायतों पर है, चाहे 5,000 रुपये की घूस हो या फिर 5 लाख की। हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है। निगरानी थाना 24 घंटे एक्टिव रहता है, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी टीमें अलग अलग जिलों में तैनात रहती है। उन्होंने बताया है कि हर दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3 से 4 टीमें छापेमारी में निकलती है। इसी सख्त और फिर व्यावसायिक कार्रवाई का नतीजा है कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों की गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी की इस सक्रियता ने जनता में विश्वास तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ घुसखोरों में भी डर का माहौल बना दिया है।